अब खबर है बेंगलोर से। आपको याद होगा बेंगलोर में कैफे में जो ब्लास्ट हुआ था उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। कर्नाटक में एनआईए का 5 जगह पर छापा, हमलावर से जुड़े हुए संदिग्धों पर यह छापा। आपको याद होगा कैसे एक शख्स उस कैफे के अंदर एंटर होता है, वहां पर एक बैग छोड़ता है, अब कुछ खाने का ऑर्डर वहां से करता है, खाता है और उसके कैफे के निकलने के बाद वहां पर धमाका होता है। इस पूरे मामले के बाद कई एंगल से जांच हुई। तस्वीर देखिए, ये 1 मार्च को धमाका हुआ था, उस दौरान की ये तस्वीर है। हालांकि इस पूरे मामले में तभी से लगातार एनआईए छापेमारी इसमें कर रही है, जांच पड़ताल लगातार इसमें जारी है। और अब इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि एनआईए ने 5 और जगह पर छापेमारी की है। हमलावर से जुड़े हुए संदिग्धों के ठिकाने पर यह छापेमारी हुई है, क्योंकि फुटेज सामने आ गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वो जो शख्स था उसकी पहचान हुई, उससे उसके जितने करीबी हैं, उससे जुड़े हुए जितने ठिकाने हैं, हर जगह पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर 1 तारीख की है, जब यहां पर ब्लास्ट हुआ था। और उसके बाद से इस पूरे मामले में पुलिस और एनआईए दोनों की तरफ से छानबीन लगातार जारी है। 5 और ठिकाने पर एनआईए की तरफ से छापेमारी इसमें हुई। कई खुलासे एक के बाद एक इसमें लगातार होते जा रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल जांच पड़ताल लगातार जारी है, हर एंगल के साथ में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और एनआईए की टीम इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है लगातार। कैफे ब्लास्ट का ये पूरा मामला एनआईए के हाथ में फिलहाल पूरा मामला है। आपको बता दें कि 5 जगहों पर छापेमारी फिलहाल की गई है। और आगे बढ़ते हुए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विवादित टिप्पणी का यह पूरा मामला है। संजय राउत के खिलाफ में इलेक्शन कमीशन ने शिकायत की गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से संजय राउत की शिकायत कर दी है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विवादित कमेंट उनके द्वारा किया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले के ऊपर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दे दी है। तो कुल मिलाकर अगर ओवरऑल देखा जाए तो जितनी भी विवादित टिप्पणी चाहे प्रधानमंत्री के ऊपर की जा रही है, चाहे बीजेपी के किसी नेता के ऊपर की जा रही है, बीजेपी लगातार कंप्लेन कर रही है। अभी हाल फिलहाल में मंडी से जब कंगना रनौत को टिकट दिया गया तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर बीजेपी के द्वारा एनसीडब्ल्यू वुमेन्स कमीशन के द्वारा यहाँ पर शिकायत की गई इलेक्शन कमीशन से कि एक्शन लिया जाए, लेटर यहाँ पर लिखा गया। और लगातार बीजेपी इन तमाम जो मुद्दे हैं, जो टिप्पणियां की जा रही है, उनको अपने फेवर में लेने की पूरा प्रयास भी कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार कहने वाली बात हो या फिर उसके बाद मोदी के परिवार को लेकर कॉमेंट करने की बात हो, और अब चाहे कंगना रनौत के ऊपर मंडी से सीट देने के ऊपर, उम्मीदवार घोषित किए जाने के ऊपर टिप्पणी का मामला हो। फिलहाल संजय राउत के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी, विवादित ये कमेंट किए थे, शिकायत कर दी गई है इलेक्शन कमीशन से। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं रंजना। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, कांग्रेस ने जारी की 7वीं लिस्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे, 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के 4, तमिलनाडु का 1 प्रत्याशी घोषित। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कांग्रेस ने अपनी 7वीं लिस्ट जारी की है और अब तक 195 नाम कांग्रेस ने फाइनल किए हैं। 5 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल और छत्तीसगढ़ के 4, तमिलनाडु का 1 प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो देखिए, कांग्रेस की 7वीं सूची भी आ चुकी है और 5 उम्मीदवारों के नाम इस बार 7वीं सूची में है। छत्तीसगढ़ से ही है, सरगुजा रायगढ़ सीट से उम्मीदवार हैं जो घोषित हुए हैं। अब तक 195 नाम फाइनल हो चुके हैं। कांग्रेस की 7वीं सूची के साथ ही 195 नाम कंफर्म हो चुके हैं। 5 उम्मीदवारों के नाम, और जिनमें देखिए छत्तीसगढ़ के ही हैं 4 प्रत्याशी और 1 तमिलनाडु से। छत्तीसगढ़ में सरगुजा सीट पर शशि सिंह को टिकट दिया है। वहीं रायगढ़ की बात करें तो मेनका देवी सिंह और बिलासपुर में देवेंद्र को यहाँ पर टिकट दिया गया है। इसके अलावा बाकी और चौथे उम्मीदवार के नाम की अगर बात करते हैं तो देखिए, ये जो है छत्तीसगढ़ के ही कानकेर से वीरेश ठाकुर और एडवोकेट आर सुधा, जिनको तमिलनाडु राज्य में जो सीट है वहां पर उनको टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर आगे बढ़ते हुए बात अब की जाए 7वीं सूची की, तो आपने देखा कि 7वीं सूची में 5 नाम और आते हैं और इसमें अय्यर का टिकट कटा है। कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर का टिकट काट दिया। अय्यर की जगह पर आर सुधा को इस बार टिकट दिया है। मैयाला दुथुराई से बनाया गया उम्मीदवार, अमर उजाला के हवाले से खबर है। तो देखिए, मणिशंकर अय्यर आमतौर पर अपने जो बयानबाजी है उसको लेकर सुर्खियों में रहते हैं और उनकी बयानबाजी ने कई दफा कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ाया भी है और कई बार उनके बयान के कारण से कांग्रेस को आलोचना भी झेलनी पड़ी। ऐसे में इस 7वीं सूची में मणिशंकर अय्यर का नाम नहीं है। कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर का नाम काट दिया और उनकी जगह पर सुधा को टिकट दिया है।
महिला दूथोराई से उनको उम्मीदवार बनाया, जिसका जिक्र भी अभी हम कर रहे थे कि 5 नामों का ऐलान हुआ है। कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर का टिकट काट दिया, सुधा को टिकट दिया है उनकी जगह पर, अय्यर की जगह पर सुधा को टिकट दिया है। तो कांग्रेस की 7 सूची आ चुकी है। 195 नाम अब तक घोषित हो चुके हैं लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के तौर पर। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात राजस्थान की होगी, क्योंकि राजस्थान में भी बहुजन समाज पार्टी के 7 उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। नागौर से गजेंद्र सिंह राठौड़, जयपुर से राजेश तंवर, धौलपुर करौली से विक्रम सिंह उम्मीदवार होंगे, सीकर से अमरचंद चौधरी, चुरू से दहीराम, बीकानेर से खेताराम, दौसा से सोनू धानका। तो ये वो लिस्ट है जो कि सामने आई है। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने तमाम जो आदेश है, तमाम जो नाम है वो जारी किए हैं। ऐसे में अब भरतपुर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। देखने वाली बात अब लेकिन ये होगी, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी किसका ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि भरतपुर सीट पर लड़ाई दिलचस्प और ज्यादा हो गई है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ने इंजीनियर अंजला को टिकट दिया है और ऐसे में जो मुकाबला है भरतपुर का वो अब त्रिकोणीय हो गया है। और ये लिस्ट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये लिस्ट जो कि जारी कर दी गई है। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें, इनमें से 11 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं बिहार में सीट बंटवारे पर इंडी गठबंधन की बैठक। दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बैठक हुई है और सीट बंटवारे के ऊपर इस बैठक को अंजाम दिया गया। कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई है। 1 से 2 दिनों में पटना में हो सकता है सीटों का ऐलान। फिलहाल चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। इस बीच तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दो है, सबसे ओल्डेस्ट हम लोगों का अलायंस रहा है और कोई भी परिस्थिति में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और चुनाव लड़े। चाहे विचारधारा जो है आज भाजपा की, उसके खिलाफ भी लड़े हैं, एकजुट हैं, गोलबंद हैं। और जो कुछ दिनों से जो चर्चाएं जो चली आ रही थी कि भाई गठबंधन लगता है टूटेगा, तो ये तो साफ तौर पे ये खबरें जो है भाजपा का जो एजेंडा है उस रूप से ये खबरें चलाई जा रही थी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। तो देखिए तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। वहीं अगर अखबारों की बात करें तो अमर उजाला में फ्रंट पेज पर एक खबर बताई भी गई है। इसमें लिखा है कि राजद और कांग्रेस साथ में रहेंगी। तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया, अभी आप उनकी प्रतिक्रिया सुन भी रहे थे। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद और कांग्रेस में फंसे पेच फिलहाल सुलझा लिए गए हैं। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर बैठक के बाद में बताया कि सीटों के बंटवारों का ऐलान पटना में किया जाएगा, यानी कि जो बैठक अभी होगी उसमें ये ऐलान किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा ये प्रचारित कर रही है कि गठबंधन टूट रहा है। हम सबसे पुराने साथी हैं और हर स्थिति में साथ रहेंगे। हमारा गठजोड़ भी सबसे पुराना है। बिहार से चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। ये आश्वासन देते हुए नजर आए, ये कॉन्फिडेंस दिखाते हुए नजर आए कि बीजेपी सिर्फ ये कह रही है कि गठबंधन टूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है और हम चौंकाने वाले नतीजे लाएंगे और एनडीए गठबंधन अच्छे मार्क्स के साथ में पास होगा। कुल मिलाकर ये कहते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। रंजना, बढ़ते खबरों में आके देखिए, दिलीप घोष को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भेजा नोटिस और दिलीप घोष से नोटिस का जवाब मांगा है। ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दिलीप घोष का बयान असंसदीय, अशोभनीय ये कहा गया है। तो टीएमसी के मुखिया जिस तरह से ममता बनर्जी पर पारिवारिक पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते हुए देखे जाने के बाद मंगलवार को विवाद खड़ा हो गया और अब इसे लेकर देखिए किस तरह से दिलीप घोष को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। आपको ये भी बताते चले कि दिलीप घोष पर कथित वीडियो क्लिप और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते हुए देखे जाने के बाद अब ये विवाद बढ़ता हुआ और इस पूरे मामले पर अब नोटिस भी जारी किया गया। देखिए, जाहिर तौर पर एक तरफ कंगना रनौत को लेकर जो टिप्पणी की गई, जो एक ट्वीट किया गया उसको लेकर बवाल है। दूसरी तरफ दिलीप घोष की जो टिप्पणी रही उसको लेकर वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते बात होगी, इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। जानकारी सोर्सेस के हवाले से है। गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, ममता ने रैली से दूरी बना ली है। ममता बनर्जी ने सिर में चोट की बात कहकर आने से इनकार कर दिया। 31 मार्च को कृष्णानगर में महुआ के लिए प्रचार करेंगी ममता। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली होने जा रही है। देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं है जब ममता बनर्जी ने दूरी बनाई हो। इससे पहले भी आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल में जब सीट शेयरिंग को लेकर बात आई थी तो तभी ममता बनर्जी ने कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में जब इंडिया गठबंधन की एक संयुक्त रैली होने जा रही है, ममता बनर्जी ने वहां पर भी दूरी बना ली है। 31 तारीख को महुआ के लिए वो चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगे, जबकि दिल्ली में रामलीला मैदान में होने वाली रैली से उन्होंने दूरी बना ली है। रीजन दिया
कि मेरे सर में चोट है। हाल ही में आपको याद होगा कि उनके सर पर चोट आई थी और उसी का ही बहाना लगाकर ममता बनर्जी ने इस रैली से दूरी बना ली है। कुल मिलाकर एक बार फिर से सवाल ये उठने लगा कि इंडी गठबंधन में एकता क्या वाकई है और क्या सब साथ हैं। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे। 2024 की लड़ाई नारी शक्ति पर आई। ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नारी शक्ति पर घमासान लगातार छिड़ा हुआ है, सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जयराम रमेश गांधी परिवार के दरबारी, कांग्रेस का आरोप, बीजेपी का पलटवार इसमें सामने आया। नारी शक्ति पर जयराम रमेश की टिप्पणी पर स्मृति ईरानी भड़की। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश गांधी परिवार के दरबारी हैं। दरअसल इस पूरे मामले में बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है देश में, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और ऐसे में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। तीखी बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को गांधी परिवार का दरबारी बताया। स्मृति ने एक्स पर लंबे चौड़े कमेंट में लिखा और ये भी कहा कि कांग्रेस की सत्ता चली गई, लेकिन दरबारी लोग हमारी सरकार के काम के आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि जब मूर्ख दूसरे मूर्ख को बनाने की कोशिश करता है तो उससे ये पता चलता है कि वो कितना मूर्ख है। कुल मिलाकर ये बयानबाजी इस तरीके की लगातार चल रही है। स्मृति ईरानी के मुताबिक 2014 में मोदी सरकार के निर्भया फंड शुरू किया गया था। इस फंड के तहत 40 प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया था। स्मृति ईरानी ने कहा कि 71 लाख महिलाएं 1 करोड़ से ज्यादा कॉल संभालती हैं। तो ये आंकड़े अब पेश किए गए हैं स्मृति ईरानी की तरफ से। और देखिए इस बीच आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं खबरों में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दौसा दौरा। इस बीच सीएम शिंदे ने पत्नी के साथ में मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन पूजन किए। देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना दोनों करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री शिंदे ने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए और वो तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ चुनाव आने वाले हैं और चुनावों के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है। खासतौर पर महाराष्ट्र में लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सस्पेंस बरकरार है कई चीज़ों के ऊपर। उस बीच यहां पर एकनाथ शिंदे अपनी पत्नी के साथ में मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की गई, चुनावों के लिए कामना की गई और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, छूट रहा हाथ, बीजेपी को सबका साथ। रवनीत ने छोड़ा हाथ और अब बीजेपी के साथ है। रवनीत सिंह ने अब कमल का थामा है दामन और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बीजेपी ज्वाइन की है, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए। लुधियाना से सांसद हैं रवनीत सिंह और आपको ये भी बताते चले कि एक मजबूत पकड़, 3 बार से कांग्रेस के सांसद रहे रवनीत सिंह बिट्टू मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए। और देखिए बीजेपी में शामिल होते हुए तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। बीते दिन की लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलने के बाद बिट्टू ने दावा किया कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में लाने का मन बना लिया है। और बिट्टू का स्वागत करते भाजपा नेताओं की ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर भी है। तो देखिए एक और बड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस को लगा है और लुधियाना से सांसद रहे रवनीत सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गए। और रंजना, इस बीच अमर उजाला में काफी अच्छा यहाँ पर आर्टिकल मुझे नजर आ रहा है, जिसमें लिखा है कि परिवार, वारिस और विरासत पर नजर लगातार बीजेपी की बनी हुई है। इसमें लिखा है कि केरल में अनिल एंटनी और पद्माजी वेणुगोपाल से लेकर महाराष्ट्र में अशोक चवाहर तो झारखंड में सीता सोरेन तक ये सभी नेता बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाती हुई नजर आ रही है। पूजा, देखिए एक तरफ पंजाब की बात करें, अकाली दल के साथ में बात बन नहीं पाई और ऐसे में कांग्रेस के नेताओं के धराने का सिलसिला जारी है। बीजेपी का ऐलान इस बीच पंजाब में एकला चलो। बीजेपी अकेले 13 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। पंजाब में अकाली दल के साथ में बात नहीं बन पाई बीजेपी की। सुनील जाखड़ इस दौरान में कहते नजर आते हैं बीजेपी अकेले 13 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। और मेरे पास क्योंकि देखिए इस वक्त दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर ही यहाँ हेडलाइन है, अकाली दल से बात नहीं बनी, पंजाब में अब अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा। लुधियाना के 3 बार से कांग्रेस सांसद बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए। अभी आप तस्वीरें देख रहे थे। पंजाब की अब सभी 13 की 13 सीटों पर भाजपा अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के इस ऐलान ने शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के गठबंधन के अटकलों पर विराम लगा दिया। जाखड़ ने बाकायदा एक्स पर एक वीडियो भी जारी किया और उसमें लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के बाद पार्टी ने फैसला लिया कि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भाजपा के ऐलान पर कहा, हमारे लिए नंबर गेम से ज्यादा उसूल महत्वपूर्ण है। तो मतलब कुल मिलाकर देखिए ये कोई अकाली और बीजेपी की बात करें, अकाली और बीजेपी आमतौर पर साथ साथ रहे हैं, लंबे साथ ही रहे हैं, आमतौर पर मिलकर चुनाव लड़ते रहे। लेकिन अभी 2024 के चुनाव में दोनों के बीच बातचीत नहीं बन पाई और एक तरफ अकाली उसूलों की बात कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि हम अकेले चलने वाले हैं। चलिए और अब बात होगी बिहार की।
चिराग पासवान करेंगे अपनी सीट के उम्मीदवारों का ऐलान। चिराग पासवान आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने वाले हैं एनडीए गठबंधन से, क्योंकि उनको 5 सीट मिली है। हाजीपुर सीट से वो खुद लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन बाकी जो सीट है उन पर आज संभव है कि आज ऐलान हो जाए। आपको बता दें कि मीडिया से जब बातचीत चिराग पासवान ने की, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारी पार्टी को सम्मान दिया है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सभी मिलकर बिहार की सभी 40 सीटें प्रधानमंत्री की झोली में देंगे। देश में 400 के पार को हम लोगों ने जाना है। तो ये आप बात करते हुए वो नजर आए थे मीडिया से, लेकिन आज जो बाकी के उम्मीदवार उनकी घोषणा भी चिराग पासवान कर देंगे। बात अब राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी ने की निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। रविंद्र सिंह भाटी का निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान सामने आया। बाड़मेर और जैसलमेर सीट से चुनाव उनके द्वारा निर्दलीय लड़ा जाएगा। 4 अप्रैल को दाखिल करेंगे वो अपना नामांकन। तो ये बड़ा डिसीजन यहाँ पर लिया गया है रविंद्र भाटी के द्वारा। बढ़ते खबरों में आगे और वरुण गांधी का कांग्रेस को न्योता। देखिए, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने कहा कि वरुण गांधी की साफ छवि अगर कांग्रेस में आए तो हमें खुशी होगी। देखिए, बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा और ऐसे में जो जानकारी आ रही सूत्रों के हवाले से ये कि पीलीभीत से निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। हालांकि अब देखना होगा कि वरुण गांधी का अगला स्टेप क्या होता है, लेकिन ये बड़ी जानकारी भी आपको देते चले, कांग्रेस का ऑफर और वरुण गांधी को मंजूर है यानी एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि वरुण गांधी की साफ छवि अधीर रंजन का ये बयान है और कांग्रेस की तरफ से उनका वेलकम किया गया। कहा जा रहा है कि अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो सही होगा। देखिए, पिछली बार पीलीभीत से चुनाव लड़ा वरुण गांधी ने और इससे पहले आपको याद होगा कि अपनी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलते रहे, चाहे बात उज्ज्वला गैस योजना की रही हो, चाहे इसके अलावा किसान आंदोलन की बात रही हो। कई मौक़ों पर वरुण गांधी ने लगातार अपनी सरकार की आलोचना की। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उनके राग जो थे वो थोड़े से बदले नजर आए, लेकिन उनके सुर थोड़ा देरी से बदले। अभी उनकी मां मेनका गांधी का टिकट कंफर्म हो चुका है, सुल्तानपुर से वो चुनावी मैदान में, लेकिन पीलीभीत को लेकर वरुण गांधी की अभी तक तस्वीर क्लियर नहीं है और ऐसे माना जा रहा है, जैसा भी रंजना ने भी जिक्र किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और अधीर रंजन ने कहा क्योंकि वो गांधी उनके पास सरनेम है, इसलिए बीजेपी उनको चुनाव लड़ाने को इस बार तैयार नहीं, लेकिन हम स्वागत करते हैं। आगे बढ़ते बात होगी चुनावी राग की। 400 सीट जीतने का विश्वास। चुरू में अर्जुन राम मेघवाल का कवियों वाला अंदाज। चुरू की एक सभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक कविता के जरिए 400 सीटें जीतने का विश्वास जताया। देखिए अर्जुन राम मेघवाल का ये कवियों वाला अंदाज। मोदी फेर आसी सिरे मोदी फेर आसी और तो 400 सीटारे साथ मोदी फेर आसी और तो 400 सीटारे साथ मोदी फेर आसी रे मोदी फेर आसी रे मोदी फेर आसी और तो 400 सीटारे साथ मोदी फेर आसी। चूरू वाली साथ है ना 400 में भाई जी, ध्यान रखा, ठीक है ना। बोले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। फिलीपींस की सीमाओं की हिफाजत के लिए पूरी मदद करेगा भारत। विदेश मंत्री के फिलीपींस दौरे से तिलमिलाया चीन। द्विपक्षीय मामले में दखल ना दे, जयशंकर की तरफ से कहा गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग बढ़ाएंगे दोनों देश। अमर उजाला के हवाले से ये खबर है। आपको बता दें इस पूरे मामले में और क्या अपडेट है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण चीन महासागर पर फिलीपींस के साथ का ये जो मामला है, भारत और चीन के बीच जुबानी जंग का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। ताजा घटना में चीन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में विवाद के बीच में उन्होंने कहा था कि फिलीपींस का उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने को लेकर दृढ़ तरीके से भारत समर्थन करता है। जयशंकर ने मनीला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिलीपींस और चीन के विवाद से जुड़े हुए एक सवाल के जवाब में ऐसा कहा था, लेकिन इसके बाद चीन को मिर्ची लग गई। वो कैसे लग गई वो आपको बता देते हैं जल्दी से। दरअसल इसके बाद बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जो विवाद है उसमें किसी तीसरे पक्ष का दखल नहीं हो सकता। इसके अलावा चीन ने यह भी कहा कि इस मसले पर चीन के दावे की संप्रभुता का सम्मान करें। तो ये अब जुबानी जंग है वो और भी ज्यादा तीखी होती जा रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, मुंबई पहली बार एशिया की बिलियनियर कैपिटल बनी। यहाँ एक साल में 26 अरबपति बढ़े और बीजिंग को पीछे छोड़ा दुनिया के तीसरे नंबर पर काबिज है।
तो मुंबई पहली बार एशिया की बिलियनियर कैपिटल बनी और यहाँ 26 बिल्कुल, एक साल में 26 अरबपति बढ़े हैं। रंजना, मेरे पास हिंदुस्तान है, उसमें अब पूरी लिस्ट भी इसमें दी गई है। मुकेश अंबानी एशिया में सबसे अमीर है। मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब जीता है। हालांकि दुनिया के अमीर व्यक्तियों की सूची में वो एक पायदान से खिसककर 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। गौतम अडानी की बात करें तो उनकी संपत्ति में 62% की वृद्धि हुई है और वो अगर वैश्विक रैंक की बात करें तो 15वें स्थान पर है। न्यूयॉर्क की बात करें, अरबपतियों की अगर हम बात करें कुल, तो न्यूयॉर्क में 119, लंदन में 97, मुंबई में 92, बीजिंग में 91, शंघाई में 87। तो ये पूरी लिस्ट है। नई दिल्ली की बात करें तो 57 अरबपति नई दिल्ली में है। और अच्छा पलक, अगर टोटल बात करें इंडिया की तो 271 जो अरबपति हैं वो इंडिया में है और भारत कुल 271 अरबपतियों के साथ में टोटल तीसरे स्थान पर है। और इस साल भारत में 84 नए अरबपति सामने आए। पूजा, बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते बात। विजयपत सिंघानिया बोले बेटे के साथ सुलह नहीं हुई। 10 साल में पहली बार जेके हाउस गया। 20 मार्च को गौतम सिंघानिया ने एक तस्वीर शेयर की थी। 20 मार्च को गौतम सिंघानिया ने तस्वीर शेयर की थी और अभी बात यह है कि बेटे के साथ में जो चीज़ें थी वो ठीक नहीं हो पाई हैं। इसको लेकर उन्होंने अभी एक बार फिर से तस्वीर साफ की, कहा कि बेटे के साथ में अभी सुलह नहीं हुई है। पलक, चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। अब सैटेलाइट लॉन्च करने पर नहीं फैलेगा कचरा। अंतरिक्ष में कचरा नहीं फैलेगा। इसरो ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। 1 महीने में मिशन पूरा अपना कर लिया। नवोदय टाइम्स के हवाले से ये खबर है। और एक और बड़ी उपलब्धि इसरो के हाथ लगी है। 1 महीने में ये मिशन पूरा कर दिया है और ये बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं कि अब सैटेलाइट अगर लॉन्च होगा तो उससे कचरा नहीं फैलेगा अंतरिक्ष में। देखिए, स्पेस ट्रैश एक बड़ी समस्या और उससे फिलहाल यहाँ पर निजात पाते हुए नजर आ रहे हैं इसरो के साइंटिस्ट। आगे बढ़ते हुए CUET UG के लिए अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि एंड डेट जो थी उसको आगे बढ़ा दिया गया। अब 31 मार्च तक दे सकेंगे आप लोग एप्लीकेशन। UGC ने की है इस बात की घोषणा। CUET UG का आयोजन होना है 15 से 31 मई तक। इस बीच दैनिक जागरण के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक। तो सेकेंडरी हायर, सेकेंडरी पास बेरोजगारों की संख्या हुई 2 गुना। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में इसका खुलासा हुआ है। साल 2000 में थे 35.2% बेरोजगार। 2022 में ये आंकड़ा बढ़ा और 65.7% युवा बेरोजगार। बेरोजगारों में 83% युवा हैं। द हिंदू के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं।